तो सीधे तौर पर ये स्पष्ट हो चुका है कि पाकिस्तान ने किस तरीके से कल देर रात नापाक हरकत करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान को करारा जवाब मिला है। एक भी हमला उसका निशाने पर नहीं लगा। धरती पर पहुंचने से पहले ही भारत ने उसको जवाब दे दिया है। रण क्षेत्र पूरी तरह से खुल चुका है और भारतीय सेना के आगे पाकिस्तान पस्त हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर पर एमईए की प्रेस ब्रीफिंग में यह कंफर्म हो गया है कि भारत में घुसपैठ की कोशिशें की गई पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन नाकाम हुई है। कोशिशें नाकाम रही, हमले नाकाम रहे, ड्रोन के मलबों की जांच हो रही है। पहली नजर में यह कहा जा रहा है कि तुर्की के ये ड्रोन हैं जिनसे कल निशाना बनाया गया। 36 लोकेशंस का जिक्र किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात 36 लोकेशंस को टारगेट किया गया। 300 से 400 ड्रोन्स अटैक किए गए, लेकिन भारतीय डिफेंस सिस्टम ने खासतौर से S-400 ने इन तमाम हमलों को पूरी तरह से निस्तानाबूद कर दिया। पाकिस्तान ने 400 ड्रोन से हमले किए। ये साफ तौर पर बताता है कि पाकिस्तान किस बौखलाहट में लगातार अगला कदम उठा रहा है। भारतीय सेना के जवाबी हमले में हमने जो सबसे बड़ी क्षति पाकिस्तान को पहुंचाई है, उसका एक एडी रडार भी नष्ट कर दिया गया है। यह बड़ी चोट है पाकिस्तान के लिए। हमने काइनेटिक और नॉन काइनेटिक दोनों एक्शंस दिखाते हुए सीधे तौर पर पाकिस्तान को जवाबी हमले में बता दिया कि भारत की तरफ इस तरीके की क्रिया करने की अगर कोशिश की जाएगी तो उसकी प्रतिक्रिया पाकिस्तान के लिए बेहद खतरनाक होगी। इसके अलावा विक्रम मिश्री साहब, विदेश सचिव, ये कहते हुए नजर आए कि पाकिस्तान जो इस वक्त रवैया दिखा रहा है वो बेहद हास्यास्पद है, क्योंकि कल जब स्थिति युद्ध जैसी बनी हुई थी तब भी पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस को बंद नहीं किया। विमानों की सुरक्षा को नजरअंदाज किया गया। एयर स्पेस नहीं बंद करके उसने दरअसल इसे जो विमान है, खासतौर पर जो नागरिक विमान है, उन्हें शील्ड के तौर पर यूज करने की कोशिश की, ढाल बनाने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय वायुसेना ने संयमित और सधी प्रतिक्रिया दी। यानी एक भी नागरिक विमान को क्षति नहीं पहुंची और संयमित प्रतिक्रिया में ही सीधे तौर पर पाकिस्तान को बड़ा सबक दिया गया है। इस वक्त न्यूज रूम से सीधे हमारे साथ सुदर्शन न्यूज के रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, सीधे तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात तो क्लियर हो गई कि पाकिस्तान ने जो कल किया उसे ये समझ में आ गया कि भारत को अगर वो टारगेट करेगा तो भारत उतनी ताकत नहीं बल्कि दुगनी तिगुनी ताकत से उसको बड़ा जवाब देगा। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, दो बातें जिस पर मैं चाहूंगी आपका कमेंट। पहला ये कि ड्रोन अटैक्स 36 लोकेशंस को टारगेट करते हुए, और ड्रोन्स कहां के? तुर्की के, जो प्रथम दृष्टिया दिखाई देता है। दूसरी तरफ एयर स्पेस का नहीं बंद करना, नागरिक विमानों को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करना। ये जो दो बातें निकलकर सामने आई है वो पाकिस्तान को किस तरफ ले जाती हुई दिखाई देती है और भारत को इसे किस लिहाज से लेना चाहिए? मुकेश जी। लावनी, देखिए ये जो विक्रम मिश्री ने जो कहा है आज, वो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है अपने एयर स्पेस पे डोमेस्टिक एयरवेज के आवाजाही को उन्होंने बंद नहीं किया, प्रतिबंधित नहीं किया था और उसको शील्ड की तरह इस्तेमाल किया। पाकिस्तान की कोशिश ये थी कि जब पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल या ड्रोन हमले किए जाएंगे और एयर स्पेस में किए जाएंगे तो भारत जो है उसका जवाब देगा उसी तरीके से। और इस जवाबी प्रक्रिया में अगर कोई डोमेस्टिक एरोप्लेन बीच में आ जाता है, कोई हादसा हो जाता है, तो फिर दुनिया के सामने पाकिस्तान ये कह पाएगा कि भारत जो है उसने नागरिक पे, पाकिस्तान के नागरिक पे, पाकिस्तान के विमान पे यानी डोमेस्टिक विमान पे उसने हमला किया। लेकिन देखिए, एक जिम्मेदार देश जो है, जिम्मेदार देश का रवैया जिस तरीके से होता है, भारत ने उसी जिम्मेदारी का निर्वहन किया और बहुत ही जिम्मेदारी से काम करते हुए उस लेवल पे एस्केलेट नहीं किया और उस लेवल पे जाकर के हवाई हमले का जवाब जो है वो हवाई हमले से नहीं देकर के, बल्कि पाकिस्तान जो हमला कर रहा था उसको इंटरसेप्ट करके उसको डिस्ट्रॉय कर रहे थे और वो उसको विफल कर रहे थे। तो भारत इस दिशा में जो है बहुत ही जिम्मेदारपूर्ण जो देश होता है उस तरीके से भी है भारत का रहा। और पाकिस्तान जो चाहता था कि इंडिया रिटेलिएट करे, तुरंत करे और प्रतिक्रिया में जो है उसने जो अगर मिसाइल दागे तो मिसाइल का निशाना जो है वो एयरवेज भी हो सकता है। तो एक शील्ड की तरह इस्तेमाल तो
कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान ये उम्मीद कर रहा था कि भारत जो है हमारे शील्ड को, क्योंकि पाकिस्तान की जो सेना है उसको अपने नागरिकों से यार अपने उनके 100-50 अगर मर जाए तो पाकिस्तान की सेना को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन भारत वैसा नहीं है। भारत ने अभी जो भी बदला लिया है, अपने 27 जो पर्यटक थे, 27 जो हिंदू थे जिनको धर्म पूछ के मारा गया था, उसके बदला उस 27 नागरिकों के बदला लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया है। तो भारत और पाकिस्तान की सोच में और जिम्मेदारी में यही अंतर है। और ये बात जो है आज विक्रम मिस्री जी ने बिल्कुल साफ किया कि पाकिस्तान का जिम्मेदार जो रवैया था वो गैर जिम्मेदारान पूर्वक था, और ये विश्व के सामने भी गया है। इस बात को जो है विश्व के सामने भी रखा जाएगा। और एक चीज जो और लावनी, जो विक्रम मिस्री जी ने कहा कि आज आईएमएफ की बैठक भी होने वाली है। आईएमएफ के बैठक में सिंधु जल समझौते पे जो है वो उस पर बातचीत होगी। और असल जो लड़ाई जीती जाती है लावनी, जो लड़ाई बम बारूद से और रॉकेट और मिसाइल से लड़ी जाती है, उससे कोई बहुत बड़ी जीत हासिल आप नहीं करेंगे। जो असल जीत जो हासिल होती है वो कलम कॉपी और फाइलों के जरिए होती है, समझौतों के जरिए होती है, टेबल पे होती है। और भारत उसी जीत की तरफ बढ़ रहा है। भारत ने आधे से ज़्यादा जीत कहे जो प्रारंभिक जीत जो है वो हासिल कर ली है। और आज जो आईएफएम में जो बात होगा, अगर भारत वहाँ पर कन्विंस करने में कामयाब हो जाता है, और अगर भारत ने जो डील को स्थगित किया है उसको रद्द करने में कामयाबी हासिल कर लेता है, तो मुझे लगता है ये किसी भी दुनिया को जीत लेने के बराबर की जीत होगी ये। इसलिए जो केवल जो काइनेटिक युद्ध की बात कर रहे हैं, काइनेटिक युद्ध से ज्यादा है कि नॉन काइनेटिक युद्ध में अगर आप जीतते हैं तो उसका इंपैक्ट जो है सदियों तक रहता है। और मुझे लगता है कि भारत उसी जीत की ओर बढ़ रहा है। बिल्कुल, दो बातें आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही कि एक तो जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार कर रहा है पाकिस्तान, वो अपने आप विश्व के सामने बेनकाब हो रहा है। भारत ने संयमित और सधी हुई प्रतिक्रिया दी। लेकिन जब हम आईएमएफ की बात करते हैं, और देखिए पहले ही हम एक्सपोज कर चुके हैं पाकिस्तान को, और अब तो पाकिस्तान खुद अपनी हरकतों से एक्सपोज हो रहा है। लेकिन क्या अगर आईएमएफ में, जैसा कि आपने कहा कि आज एक इंपॉर्टेंट कदम अगर उठा लिया जाता है, अगर सिंधु जल समझौते को लेकर एक स्टेप उठा दिया जाता है, अगर बेल आउट पैकेज जो दिया जाता है उस पर रोक लग जाती है, तो जो आने वाला समय है, नेक्स्ट मंथ एफएटीएफ की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो मीटिंग होने वाली है, क्या ये मान लिया जाए कि जिस ग्रे लिस्ट से 2018 से 2022 तक पाकिस्तान था, 2022 में वो निकल आता है, पुनः वो उस ग्रे लिस्ट में शामिल हो जाएगा? वो भी क्या आज के कदम से ही तय हो जाएगा? मुकेश जी। बिल्कुल, आज बिल्कुल तय नहीं होगा, लेकिन एक जो है नींव उसकी रख दी जाएगी। और पाकिस्तान को इस फ्रंट पे अगर आप घेरते हैं तो पाकिस्तान विनाश की तरफ जो कहे, जो पाकिस्तान ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। एक तरफ देखिए, अब कल का एक बड़ा महत्वपूर्ण डेवलपमेंट था, जो अजय बांगर जो कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है, वो कल आकर के प्रधानमंत्री से मिलते हैं और सिंधु जल समझौते पर बातचीत होती है और समर्थन करते हैं, भारत के स्टैंड का समर्थन करते हैं। और उनका ये भी कहना है कि वर्ल्ड बैंक जो है इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी जो डिसीजन भारत ने लिया उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। और आज जो है आईएमएफ की बैठक में अगर ग्रे लिस्ट में डालने की बात आगे बढ़ती है, देखिए एक दिन में या एक मीटिंग में यह तय नहीं हो जाता है कि उसको ग्रे लिस्ट में डालेंगे, क्योंकि उसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है। लेकिन आज आप वो नींव रखेंगे। आज जो है भारत इस बात को लेकर के काफ़ी तैयारी के साथ आईएमएफ की बैठक में जा रहा है और पाकिस्तान को की आतंकवादी गतिविधियों को बहुत ही अच्छे तरीके से जो वहाँ पर प्रेजेंट करने वाला है। और इससे पहले भी जो ग्रे लिस्ट में था तो भारत ने उसे उसी तरीके से रिप्रेजेंट किया था वहाँ पे। अब जो है, अब भारत जो है इस पुलवामा हमले के बारे में पाकिस्तान को दोषी मानते हुए, क्योंकि पाकिस्तान डिफेंड कर रहा है, पाकिस्तान का कहना है कि उसका हाथ नहीं है, इसमें कोई तीसरी एजेंसी है, इसी का समर्थन जो है तुर्की भी कर रहा है। चाइना हालांकि इस पर चुप है, लेकिन तुर्की खुल करके समर्थन कर रहा है और तुर्की ये कह रहा है कि आप जो है एक निष्पक्ष जांच एजेंसी होनी चाहिए, थर्ड पार्टी जो है इसकी जांच करे, जिसके लिए भारत तैयार नहीं है या उससे बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन भारत के पास जो सबूत है पाकिस्तान के इस पहलगाम हमले में शामिल होने के, वो सबूत जो है पर्याप्त है। उसे अमेरिका ने भी मान लिया है, उसे रसा ने भी मान लिया है, उसे यूरोपियन कंट्री ने भी मान लिया है और सभी लोग मानते हुए जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो बैठक थी लावनी, उसमें इसी आधार पे भारत का समर्थन किया गया। तो आईएमएफ में जो लोग हैं, वहां पे जो कंट्री है, वो वही लोग हैं जो
सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी या अस्थायी कंट्री के रूप में वहां पर हैं। तो इसलिए भारत को कोई बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी अपनी बात को रखने में। लेकिन एक बात तो तय है ना कि चीन को फिलहाल अभी चुप्पी चीन की नजर आती है, लेकिन बीच बीच में जिस तरीके की तस्वीरें आई, जिस तरह से चीनी राजदूत मिलते हैं पाकिस्तान में जाकर और कहते हैं कि अब दक्षिण एशिया में शांति का समर्थन होना चाहिए और इसीलिए वो पाकिस्तान का साथ देंगे, ग्लोबल टाइम्स में जिस तरह से स्टेटमेंट आए, तो क्या आपको लगता है कि आगे आने वाले समय में भी क्या यही चुप्पी रहेगी या चीन का रुख थोड़ा बदल सकता है? क्योंकि इस पूरी चीन का रुख लावनी महीने को बदल सकता नहीं, मैं कहूँ चीन का रुख बदला है। आप उसके पूरे स्टेटमेंट को आप देखिए, चीन ने क्या कहा। चीन के बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान में है, इसलिए खुले तौर पे वो पाकिस्तान का जो है विरोध नहीं कर सकता है। लेकिन चीन ने जो कहा कि शांति होनी चाहिए, कोई भी न्यूट्रल देश तो ये कहेगा। भारत भी जब यूक्रेन और रसा के बीच में था तो भारत कह रहा था कि नहीं, शांति से बातचीत होनी, बातचीत के जरिए रास्ता निकालना चाहिए, लेकिन हम रसा के साथ हैं। चीन ने क्या कहा? चीन ने भी यही कहा कि भाई शांतिपूर्ण तरीके से मसले का हल होना चाहिए, लेकिन हम भारत के आतंकवाद के खिलाफ स्टैंड का समर्थन करते हैं। तो एक तरीके से चीन ने तो अपना स्टैंड बदला है, चीन का रुख बदला है। और जो अभी जो पूरे ग्लोब में जिस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, अर्थव्यवस्था में जिस तरीके से ट्रेड वार हो रहा है, एक चीज जो मैं आपसे यहां समझना चाह रही हूं कि सबने कहा कि आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में हम साथ हैं, लेकिन सबसे बड़ा स्टेटमेंट तो तब आना चाहिए ना कि आतंकवाद को बैकअप देने वाली सेना, क्योंकि अब तो एक्ट ऑफ वॉर पाकिस्तान की तरफ से किया गया, हम उसका रिएक्शन दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या ये जो युद्ध जैसी स्थिति बनी है, क्या इस पर खुलकर बोला जाएगा? ये महत्वपूर्ण होगा। देखिए यही तो है, जब आप कह रहे हैं कि जब एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप शांति से रास्ता निकालिए, यानी ये पाकिस्तान को समर्थन नहीं। पाकिस्तान जो कह रहा है कि भारत जो इस तरीके से एस्केलेट कर रहा है, भारत जो हमले कर रहा है, तो विश्व समुदाय सामने आकर के भारत को रोके। तो इसके लिए चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया। लेकिन भारत का जो स्टैंड है कि हमारे देश के खिलाफ अगर आतंकवाद की कार्रवाई होती है और अगर मुझे पता है कि ये आतंकवाद की कार्रवाई है और इसके पीछे कौन है, तो हम कार्रवाई करेंगे। अगर आपको पता है कि इस घटना के पीछे कौन है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये जो भारत का स्टैंड है, जो यूनाइटेड नेशन में भी उसने रखा है, इस स्टैंड का समर्थन किया है कि आतंकवाद के खिलाफ जो आपका स्टैंड है हम उसका समर्थन करते हैं। किसी भी देश के खिलाफ अगर कोई आतंकवादी घटना होती है तो जो भी इस घटना को अंजाम देता है उसके खिलाफ कार्रवाई करने का जो है ये आपका अधिकार बनता है। और इसको विश्व में कोई भी देश किसी भी देश को रोक नहीं सकता इस आधार पे कि आप पर आतंकवादी हमला हुआ और आप रुक जाइए इसलिए क्योंकि शांति रखना है। तो मुझे लगता है कि चीन ने अपना स्टैंड चेंज किया है और चूंकि पाकिस्तान का साथ उसे देना पड़ा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के साथ उसके बहुत सारे संबंध हैं, इकोनॉमिक जो संबंध है वो चाइना के बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो पाकिस्तान में चल रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए एक तरीके से बैलेंसिंग जो चीन का जो ये बयान है, मैं तो कहूँगा कि ये भारत को समर्थन करने वाला है और जो बिल्कुल संतुलित बयान है, बिल्कुल सटीक बयान है। और अब क्योंकि आपको अपने कार्यक्रम की भी तैयारी करनी है, मैं आपको थैंक यू बोलूंगी, लेकिन 10 सेकंड में जरा ये बता दीजिए, आज की रात भी भारी होगी क्या पाकिस्तान पर? संकेत क्या है? पाकिस्तान पे हर रात भारी है क्योंकि उसने जिससे पंगा लिया है ना वो छोड़ेगा नहीं। ये कहता है ना भारत मोदी को, जो मुझे छेड़ेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो पाकिस्तान को तो नींद अभी बहुत दिनों तक नहीं आएगी। आज की रात क्या, मुझे लगता है कि बहुत रातों तक उन्हें नींद नहीं आएगी पाकिस्तान को। चलिए, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सीधे तौर पर भारत ने अपनी तैयारियों का जो एक उदाहरण दिया है, कल देर रात जिस तरीके से पाकिस्तान ने नापाक हरकत की और हमने जवाबी हमला दिया, उस जवाबी हमले में ही पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि इस बार ये भारत 1971 वाला भी भारत नहीं है, ये भारत 2025 का भारत है। और ये 2025 का भारत इस कदर आगे बढ़ चुका है कि न केवल पाकिस्तान को सैन्य क्षमता से ही हरा सकता है बल्कि चौतरफा मार देने के लिए भारत की तैयारी पूरी कठिन तरीके से, पूरी तत्परता के साथ धरातल पर उतरी हुई है। किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल जो हुआ, हमने पाकिस्तान को किस तरह से सबक सिखाया और पाकिस्तान ने किस गैर जिम्मेदाराना हरकत को अंजाम दिया है देर रात ड्रोन्स अटैक के जरिए 36 लोकेशंस को टारगेट करते हुए, इसकी संपूर्ण जानकारी प्रेस ब्रीफिंग में किस तरह से दी गई, आइए एक बार फिर से आपको सुना देते हैं और उसके बाद फिर रणक्षेत्र की आज की चर्चा शुरू करते हैं। 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा
पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन लॉन्च किए गए। इनमें से पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ स्क्रीन शॉट में पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित है। कराची और लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस उड़ान भर रही है। हाई अलर्ट किया गया है विमान फ्लाइनेस एविएशन का एयरबस 320, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो कि शाम को 5:50 बजे दमम से शुरू हुआ और रात को 9:10 बजे लाहौर में उतरा। ये सारा डिटेल्स आप यहाँ देख रहे हैं, ये डिटेल्स यहाँ लिखा हुआ है। कैन यू सी दिस? भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित की। धन्यवाद। जय हिंद। 8 से 9 मई 2025। तो सीधे तौर पर हमने बता दिया है कि पाकिस्तान ने कोशिशें बहुत की, लेकिन एक कोशिश भी सफल नहीं हो पाई। ये है भारत की ताकत। हमारे साथ हमारे सभी गेस्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं। मैं स्वागत करती हूँ। हमारे साथ जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं पुष्कर द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर। जय हिंद। और साथ ही साथ जाने माने रक्षा विशेषज्ञ आलोक बंसल सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत। जय हिंद सर। और विकास मेरे सहयोगी लगातार बने रहेंगे लेटेस्ट अपडेट के साथ। विकास आपके पास आऊं उससे पहले दोनों जो हमारे गेस्ट हैं उनसे एक रिएक्शन जल्दी ले लेते हैं। सबसे पहले पुष्कर जी आपके पास, क्योंकि कल तो हम लोग 1 बजे 1:30 बजे तक लगातार संपर्क में थे और जिस तरीके की परिस्थितियां हो रही थी, आपने एक बात कही थी कि आप सुबह देखिएगा बहुत सारी चीजें बदली हुई नजर आएंगी, लेकिन बहुत सारी चीजों में एक चीज जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर हुई है कि पाकिस्तान को एक बड़ा सबक तो हमने दे दिया है, वो सबक जो उसे सालों साल सालता रहेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आई कि तुर्की के ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। यानी पाकिस्तान अगर आप देखें तो जिस तरह से जो कल गति थी कुछ देरों के लिए धीमी पड़ी
करीबन 11:30 बजे के आसपास। लेकिन फिर से ये खबर आती है कि तुर्की से एक विमान आया है और उस कार्गो विमान वो बताया जा रहा था, और उसके बाद फिर से देर रात 12:30-1 बजे के आसपास वो ड्रोन अटैक्स फिर से तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये जो एक खुलकर तस्वीर सामने आई है, उसे लेकर आपका रिएक्शन जरूर चाहूंगी पुष्कल जी। जी बिल्कुल, देखिए बहुत कुछ बदल गया है। वहाँ की ज्योग्राफी बदल गई है, वहाँ की पॉलिटिक्स बदल गई है, वहाँ के आर्मी के स्ट्रक्चर बदल गए हैं, और जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि वहाँ से उनके सीनियर अधिकारी कुछ इधर उधर भी किए गए हैं, भागे भी हैं। जहाँ तक ड्रोन्स की बात है और तुर्की की बात है, तो इस बात पे तो हमारी नज़र बहुत पहले से थी कि कौन कौन से देश ऐसे समय पर पाकिस्तान का साथ दे सकते हैं। ये एक डिप्लोमेटिकली आप समझ लीजिए टैकल करने वाला मुद्दा जो कि अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में होता है, वो बहुत आसान मुद्दा है। तुर्की को टैकल करना बहुत मुश्किल नहीं है। जहां तक हम सामरिक शक्ति की बात करें तो पाकिस्तान की सामरिक शक्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी है। हमें वहां पर एयर सुपीरियॉरिटी मिल चुकी है सिर्फ एक ही दिन के ऑपरेशंस में। यहां तक कि रात में, देर रात में, अल सुबह आज की जो डॉन आवर्स होते हैं, पाकिस्तान की इतनी कैपेबिलिटी भी नहीं रह गई थी कि वो चंद फाइटर जहाज अपने उड़ा सके। तो एयर सुपीरियॉरिटी मिलना किसी भी युद्ध के लिए, मैं फुल फ्लेजेड वॉर की बात कर रहा हूं, हालांकि अभी फुल फ्लेजेड वॉर नहीं चल रही है, तब भी हमने वो यार्डस्टिक, वो मानक अचीव कर लिए हैं जो फुल फ्लेजेड वॉर जीतने के लिए आवश्यक होते हैं। तो देखिए ये रिप्लेनिशमेंट तो मिलती रहेगी, चोरी छुपे की रिप्लेनिशमेंट भी मिलती रहेगी। ये सारे फैक्टर तो पहले से ही सेना और सामरिक रणनीतिकार जो हैं वो पहले से ही इसको फैक्टर इन करते हैं। तुर्की से उसको हेल्प मिलना कोई इतनी खतरे की बात नहीं है, उसकी शक्ति ज्यादा बढ़ने वाली नहीं है। मुझे पता है अभी डिप्लोमेटिकली तुर्की के मसले को भी 2 दिन के अंदर हल कर लिया जाएगा। भारत के लोगों के लिए अब ये समझना है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपके इतने बड़े, इतने महत्वपूर्ण और इतने राष्ट्रवादी देशभक्त चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार, हमारी फौज, हमारे डिप्लोमेट्स, ये सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं और हम जंग, समझ लीजिए हम जंग जीत ही चुके हैं। लेकिन अब नागरिकों को सरकार का, सेना का साथ देना है, पैनिक नहीं मचाना है, न ही किसी और बहकावे में आकर के पैनिक सेलिंग करनी है, पैनिक बाइंग करनी है। नॉर्मल जीवन जिए जैसे आप जी रहे थे, सारे सिस्टम अच्छा काम कर रहा है। मैं एक बात और बता दूं, कल रात से लेकर आज सुबह तक कई हैकर्स हैं, जिसमें और अदर कंट्रीज के मर्सिनरी हैकर्स हैं जिनको पाकिस्तान पैसे देके खरीदता है, ड्रग्स देके खरीदता है। कुछ कंट्रीज हैं उनके हैकर्स को पाकिस्तान रेगुलर ड्रग्स सप्लाई करता है और उसके बदले में हैकिंग कराता है। वो ट्राई कर रहे हैं कि डिफेंस की साइट्स को, डिफेंस के सिस्टम्स को, भारत सरकार की साइट्स को, पुलिस की साइट्स को न्यूट्रलाइज किया जा सके, कमांड एंड कंट्रोल को न्यूट्रलाइज किया जा सके, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। तो हम जंग जीत चुके हैं ये मान लीजिए। अब नागरिकों को अपना रोल करना है, पूरा बिल्कुल नागरिकों को अपना रोल निभाना है, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, और मुझे लगता है कि देश की जनता इस वक्त उस भूमिका में है और यही वजह है। आलोक बंसल जी देखिए, हम जब एक्शंस दिखाते हैं तो हमने बड़ी प्रिसाइज एक्शंस लिए। हमने कहा कि हमने उनको मारा जिन्होंने हमें मारा, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान देश है जो प्रॉक्सी वॉर में ज्यादा मायने उसके लिए बहुत रखती है प्रॉक्सी वॉर, और वही काम वो करने की कोशिश करता रहा है। लेकिन अब वो भूल गया था कि वो ऐसे भारत से लड़ने वाला है जो 2025 का भारत है। लेकिन कल जो हुआ उसमें एक बात और जो निकलकर सामने आई कि एयर स्पेस को बंद नहीं किया गया, यानी सीधे तौर पर हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। हमें पता है कि नागरिकों की सुरक्षा क्या होती है, हमें पता है कि वैश्विक स्तर पर जो संयमित प्रतिक्रिया होती है उसके मायने क्या है। भारत ने वो करके भी दिखाया, लेकिन पाकिस्तान का ये रवैया, नागरिक विमानों को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करना, क्या कहता है आलोक बंसल? इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पाकिस्तान भारत की तुलना में बहुत ही कमजोर राष्ट्र है और उसके पास ना आज आर्थिक क्षमता है, ना सैन्य क्षमता है भारत से युद्ध करने की। और कल हमारी सेना ने बिल्कुल दिखा दिया। पाकिस्तान ने 500 के करीब ड्रोन से हमला किया, उसमें से 70 हमने गिरा दिए, और पाकिस्तान ने अब तक जितने भी प्रोजेक्टाइल्स भारत की तरफ भेजे हैं, चाहे मिसाइल्स हो या ड्रोन्स हो, उनको सबको न्यूट्रलाइज किया है। एक भी प्रोजेक्टाइल पाकिस्तान की तरफ से भारत के किसी उसके टारगेट पे नहीं गिरा है। तो ये बात हम समझ लें कि हमारी सेनाओं की जहां तक क्षमता है।
साथ ही साथ ये भी खबर है कि पाकिस्तान के अंदर आर्टिलरी की जो एम्यूनिशन है वो 3-4 दिन से ज्यादा की नहीं है। ऑलरेडी वो बुरी हालत में है और युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सेना के साथ एक समस्या है कि सेना वहां समाज को इस कदर डोमिनेट करती है और उसने आजादी के टाइम से ही वहां पे यह दिखाया है कि वही एक पाकिस्तान की रक्षक है, पाकिस्तान की विचारधारा की भी, पाकिस्तान की टेरिटरी की भी और हर तरीके से। और इसलिए सेना को यह मानना कि वो पिट रहे हैं और वो कुछ नहीं कर सकते बड़ा मुश्किल है। और इसलिए हम क्या देखते हैं कि सेना कुछ ना कुछ कदम उठाती रहती है और वो कदम ऐसे उठाती है जिसमें आवाज हो, जिस जी जी, यानी सीधे तौर पर देखिए, एक बात तो ठीक है, आपकी ऑडियो में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है सर, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इतना तो तय है कि पाकिस्तान को अपनी आवाम से, पाकिस्तान की सेना को आवाम से कोई लेना देना नहीं है। जमहूरियत कहने के नाम पर है, लेकिन वहां पर किस तरीके से उनके ही लोग पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने, बहुत सारी तस्वीरें कल देर रात से आती रही। विकास, आपके पास अभी कोई ताजा अपडेट आ रही है, जरा जल्दी से बता दीजिए। देखिए, अपडेट तो सबसे बड़ा यही है कि जिस तरह से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हैं और सबसे बड़ी बात ये की गई कि सिविल जो हमारे सिविलियंस हैं उनको टारगेट करने की कोशिश 300 से 400 ड्रोन के जरिए की गई। यानी बहुत स्पष्ट है कि पाकिस्तान सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। और जब एक पत्रकार ने विक्रम मिस्री से ये सवाल किया कि सर उन्होंने जो जवाब दिए हैं, उन्होंने जो कार्रवाई की है वो सिविलियंस पे करने की कोशिश है और भारत ने उस तरह से जवाब नहीं दिया है, तब उन्होंने कहा कि ये टारगेट हम कर रहे हैं जो जवाबी कार्रवाई, लेकिन संयमित रूप से। यानी आप समझ सकती हैं कि भारत अभी भी जो अपना रुख अख्तियार कर रहा है बहुत संयमित रूप से है। लेकिन जो अभी आपने बात तुर्की की देखिए, तुर्की दरअसल आपको याद होगा लावनी जी, 2020 से तुर्की की हम गतिविधियों को देखें तो तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं रेचेप तैयब एर्दोगन, उन्होंने 2020 से लगातार एक सार्वजनिक मंच से यह बयान साझा किया था कि जो ऑटोमैन एम्पायर की तरह वो अपने देश को इस्लामी दुनिया का राजा बनाने की होड़ में लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि जितने भी इस्लामिक स्टेट्स हैं उसका राजा वो बने। लिहाजा यही, और देखिए दो महत्वपूर्ण देश हैं, एक तो है तुर्की और उसके साथ अजेरबैजान जो एक देश है महत्वपूर्ण, जो दोनों कहते हैं कि 1 नेशन 2 स्टेट्स की हम थ्योरी पे चलते हैं। 2020 में जब उनकी लड़ाई हुई थी आर्मेनिया के साथ, 2020 की मैं आपको बात बता रहा हूं, उस समय इस्लामाबाद से कई तरह की आवाज उठी, लाहौर, कराची और पूरे पाकिस्तान ने एक सामूहिक आवाज उठाई कि हम जो है अजरबैजान के साथ खड़े हैं, हम तुर्की के साथ खड़े हैं। तो ये इस्लामी दो भाइयों का जो गठजोड़ है ये बड़े कई दिनों से चल रहा है। लेकिन मैं तुर्की को भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि समझ जाइए, आतंक को परोसने वाला पाकिस्तान जिसने कई सालों से आतंक को परोसा है, उसके अंत का अब समय आ चुका है। अंत का समय आ गया। और जिस मुस्लिम ब्रदरहुड की बात अगर तुर्की करता भी है, जिस मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करता भी है, तो बहुत सारे इस्लामिक देश हैं जो सीधे तौर पर अभी इनके साथ खड़े होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और भारत की प्रतिक्रिया को सदी हुई प्रतिक्रिया करार दे रहे हैं। जिस तरीके के रिएक्शंस आए, तो पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है। पाकिस्तान के लिए इस कदर तस्वीरें सामने आई हैं जिससे जो तबाही का मंजर उसने देखा है वो शायद उसे सालों साल चलता रहेगा। लेकिन ये तबाही भारत की तरफ से जो ताकत दिखाई गई उसका एक मुजाहिरा था। ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है, अभी आगे आगे होगा क्या ये तो पाकिस्तान ने अंदाजा ही नहीं लगाया। लेकिन जिस बल पर पाकिस्तान कूद रहा था, जिस हथियार पर पाकिस्तान कूद रहा था, यानी चाइना से जो हथियार मिले हुए थे वो किस कदर फुस हुए हैं, हमारी ताकत के आगे कुछ जानकारी आपके सामने इस वक्त रखते हैं। ले आइए जरा फ्लोर पर। खास तौर से आपको आज बता रहे हैं कि भारत में चीनी आर्टिलरी से हमले कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन इन्हीं चीनी आर्टिलरीज का क्या हाल हुआ है आपने देख लिया। चीनी हथियारों के भरोसे पाक ने एक युद्ध की शुरुआत की, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि भारत के पास जो ताकत है, भारत की जो शक्ति है, उसके आगे ये चीनी हथियार भी खुश हो जाएंगे। आगे बढ़िए जरा जल्दी जल्दी। LOC पर SH-15 आर्टिलरी गन से फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से करने की कोशिश की गई, लेकिन यह भी नाकाम रही भारत के आर्टिलरीज के आगे। खास तौर से उस वक्त पे जब हमने सीधे, जैसा कि अभी हमने जिक्र भी किया था कि काइनेटिक वॉर जब होती है तो चौतरफा मार सामने आती है, और वो चौतरफा जो तैयारी थी वहां पर हम पाकिस्तान को सीधे तौर पर धूल चटाते हुए नजर आए हैं। अगली स्लाइड लीजिए थोड़ा जल्दी जल्दी।
जिस तरीके की परिस्थिति बनी है, पुंछ, राजौरी, उरी के रिहायशी इलाकों में SH-15 आर्टिलरी से फायरिंग की गई, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये क्लियर कर दिया गया, जिस तरह से उधर से शेलिंग हो रही थी, हमने भी अपनी हेवी आर्टिलरीज का इस्तेमाल किया और उसका एक बड़ा नतीजा ये रहा कि यहां पर भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। हालांकि थोड़ा लॉस हमारा जरूर हुआ है, सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा था, लेकिन हमने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा जल्दी से। इसके साथ ही साथ होशियारपुर में चीनी मिसाइल PL-15 BVRAAM गिराने का दावा किया गया। खास तौर से आपको याद होगा, देर रात हमने आपको बताया था 9 मिसाइलें दागी गई थी, 9 मिसाइलें। और इसके साथ ही साथ जैसा कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर हुआ कि 300 से 400 ड्रोन अटैक्स किए गए थे, लेकिन S-400 सुदर्शन चक्र के आगे सब कुछ ध्वस्त होता हुआ नजर आया। होशियारपुर में भी दावा जरूर किया गया था पाकिस्तान की तरफ से कि हमने मिसाइल अटैक किया, लेकिन हमने उस अटैक को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया, ध्वस्त कर दिया। इसी ग्राफिक के पास साथ अब जरा जल्दी से अपने गेस्ट के पास चलना चाहूंगी मैं। पुष्कर जी आपके पास आ रही हूँ, उसके बाद आलोक बंसल जी आपके पास आती हूँ। कल जिस तरीके की परिस्थिति बनी थी, आपने भी कहा था एक तीर से 2 निशाने साधे जा रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान की जो ताकत है वो समझ में आ रही है, किस तरह से वो खोखला है, बस वो गीदड़ भपकिया दे सकता है। दूसरी तरफ जो कन्वेंशनल वॉर्स होती हैं, अगर देखें तो पाकिस्तान के जो खेमे में, जो उसकी आर्टिलरीज में हमने देखा है कि वो जो बहुत 40% ऐसी आर्टिलरीज हैं जो पुरानी है, जो पहले अमेरिका से खरीदी गई थी, उसके बाद जो उन्होंने खरीद की चीन से जो नकली आर्टिलरी ली गई, उसका जो हाल हुआ है कल हमने देख लिया है। इसके बाद भी अगर पाकिस्तान की तरफ से यह गीदड़ भपकी आती है कि अभी देखिए हम रुके नहीं हैं, तो किस बल पर वो ये बात कह रहा है? हमने तो कल देर रात देख लिया कि क्या हुआ। जी जी बिल्कुल, चीन ने शुरू से ही एक्सप्लॉइट किया है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान को चीन ने अपने पुराने, जिसे कहते हैं शेल्फ लाइफ खत्म हुए वेपन्स, उस तरह की मिसाइल्स और सिस्टम्स दिए हैं। और शेल्फ लाइफ आप ये समझिए कि जो मिसाइल सिस्टम होता है, उसके वॉरहेड्स के, उसके सेंसर्स की लाइफ, उसकी स्टोरेज कंडीशन और इस सब पे भी डिपेंड करती है। तो जो पुराने घिसे पिटे हथियार थे वो चाइना ने पाकिस्तान को दे दिए, और पाकिस्तान ने अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाया हमेशा, इनकी हुकूमत ने, इनकी फौज ने, ये बोल के हमारे पास हतफ है, शाहीन है, ये है, वो है। लेकिन असलियत में उसकी परफॉर्मेंस, जो हमारा चाइनीज़ के लिए जो परसेप्शन है चाइनीज़ खिलौनों के लिए, उससे कुछ बहुत खास नहीं है। तो ये चीज़ें, वेपन जब वॉर में यूज़ हो रहा है तो वो फेल हो रहा है, दैट इज़ वन। सेकेंड चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको सबको समझना ज़रूरी है। भारत की फौज और पाकिस्तान की फौज में एक सबसे बड़ा अंतर यह है कि पाकिस्तान की फौज उस देश को चलाती है। भारत में कार्यपालिका और सारे न्यायपालिका अच्छे से लोकतंत्र की तरह चलते हैं, सारे अंग अपने जो काम करते हैं अपने रोल एंड टास्क पे। भारत की फौज कभी भी ब्यूरोक्रेसी का या पॉलिटिकल रोल नहीं लेती है, लेकिन वहाँ पर फौजी अफसर जो हैं वो पूरी तरीके से वो निरंकुश हैं, व्याभिचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं। हर अफसर के पास लाखों करोड़ों की संपत्ति है, तो उनकी जिंदगी में फोकस कैसे रहता है? फौज में सिलेक्शन होने के तुरंत बाद उनका फोकस रहता है कि अब कैसे हम पॉलिटिकल एडवांटेज गेन करें, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा पैसा गेन करें, और कैसे हम अधिक से अधिक जो है जिस देश ने ज्यादातर मार्शल लॉ देखा हो, वो दरअसल क्या समझेगा डेमोक्रेसी को? साहब, बात तो ये है ना, हम डेमोक्रेटिक, हम जब कहते हैं अपने आप को तो उस डेमोक्रेटिक के डी के मायने को समझते हैं, लेकिन वहां तो मार्शल लॉ ज्यादा रहा है, सेना ने सर्वोच्चता हमेशा दिखाई, और ये सब कुछ जो हो रहा है उसे ही कहा जा रहा है। एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आ रही हूं आप लोगों के पास, ब्रेक कीजिए। बड़ी खबर आ रही है, भारत के पराक्रम के आगे पाकिस्तान नतमस्तक है। ये तस्वीरें तो दुनिया देख रही है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि पाक संसद में शहबाज शरीफ के खिलाफ पाकिस्तान की संसद में गुस्सा है। इमरान खान के एमपी ने शहबाज शरीफ को बुज़दिल करार दिया है। पाकिस्तानी संसद ने शहबाज शरीफ को गीदड़ करार दिया है। किस तरीके से शहबाज शरीफ के
खिलाफ ये गुस्सा सामने आ रहा है। और कल ही हमने देखा कि इमरान खान के समर्थक सड़कों पर उतर आए और अब तो संसद में, पाकिस्तान की संसद में भी, जरा ठीक कर लीजिए, पाकिस्तान की संसद में भी शहबाज शरीफ को बुज़दिल कहा जा रहा है, शहबाज शरीफ को गीदड़ कहा जा रहा है। क्या कुछ कहा गया है, जरा जल्दी से बयान सुनाइए। कौन सा कायद वो इंडिया के इन मामलात के ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं आई। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे टीपू सुल्तान के वो एक कॉल याद आ रहा है कि अगर एक लश्कर जिसका सरदार शेर हो और उसके साथ लश्कर में गीदड़ हो तो वो शेरों की तरह लड़ते हैं। अगर शेरों का लश्कर उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। इस वक्त बॉर्डर पे खड़ा वो फौजी जो हमसे तवक्को रखता है कि हमारा लीडर, जो कौमी लीडर होता है या जो वज़ीर आज़म होता है, वो आईना होता है, वो फेस होता है, उसकी तवक्को है कि हमारी सियासी क़यादत वो दलेरी के साथ मुकाबला करेगी। जी, वाइंड अप करें, जुम्मे का टाइम है। आखिरी 2 मिनट दे जी। लेकिन जब आपका वज़ीर आज़म, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले उस जवान को? पता नहीं कौन सा कायद वो। सुनाइए, आपने सुना होगा आलोक बंसल जी, अब तो मुझे हंसी आ रही है इस बात पर कि बुज़दिल करार दिया जा रहा है। और कल ही हमने बता दिया था कि जिस तरीके से भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला, शहबाज शरीफ के अंदर इतना डर, इतना खौफ आ गया कि अपने परिवार के साथ विदेश भागने की तैयारी भी शुरू हो गई थी। महज 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ही अब हमने अटैक किया था और उसके बाद शहबाज का जो डर था वो सामने था। और आज तो इसकी खुद तस्दीक करते हुए उसके खुद के सांसद गीदड़ कह रहे हैं, बुज़दिल कह रहे हैं। बंसल साहब, देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि शहबाज शरीफ डरे हुए हैं और ये भी समझना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ का कोई वजूद नहीं है। प्रधानमंत्री होते हुए भी भारत के साथ जितनी भी युद्ध हो रहा है, इसकी नीतियां और उसमें उनका कोई भी रोल नहीं है। ना वो कुछ कर सकते हैं, ना डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर मढ़ी जा रही है। और इसीलिए आवाम जो है वो उनसे वैसे भी नाराज है, क्योंकि ना तो वो लोकप्रिय हैं, ना ठीक तरीके से चुन के आए हैं, और इसलिए उनके खिलाफ जो है विरोध बढ़ता ही चला जा रहा है। और ये जो विपक्षी सांसद हैं, ये इनको बुज़दिल और गीदड़ कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक भी वक्तव्य जब से युद्ध हुआ है उसके बारे में नहीं दिया है भारत के खिलाफ या कुछ, तो इसलिए वो उसको गीदड़ बोल रहे हैं कि इन्होंने मोदी का नाम तक नहीं लिया है और ये जो है उनके मुंह से नाम नहीं निकल रहा। तो पाकिस्तान के अंदर इस तरीके की कई इतनी मूंछों पर ताव देंगे तो सामने वाला पाकिस्तानी जो है वो ये तस्वीरें देखकर ही घबरा जाएगा। और मुझे तो लगता है कि ये कॉन्फिडेंस जो आपके सामने है, यही एक कॉन्फिडेंस है जो इस वक्त हमारे देश के बच्चे के चेहरे पर नजर आता है। क्योंकि जिस लीडरशिप की बात करते हैं, जिस डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, वो हम अपने अंदर रखते हैं। हमारा लीडरशिप ये बता रहा है लगातार कि हम बदल चुके हैं। देश अब बैठकर रोना नहीं रोता है, अब सीधे प्रतिक्रिया देता है। विकास, और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये सब कुछ जब हो रहा था उस वक्त, क्योंकि देर रात हम और आप लगातार बने हुए थे, आपने बहुत सारी ब्रेकिंग्स क्रैक की थी। इस वक्त की परिस्थिति में जब वहां पर ही गृह युद्ध जैसे हालात हो, जब पाकिस्तान के अंदर से ही सरकार के खिलाफ आवाज उठने लगी हो, वहां के नेतृत्वकर्ता के खिलाफ आवाज उठ रही हो, यहां तक कि यह भी कहा गया कि मुल्ला मुनीर उसे हटा दिया गया है, वो भाग रहा है, ऐसी परिस्थिति में क्या आज की रात को लेकर किसी तरीके का कोई रिएक्शन आ सकता है पाकिस्तान की तरफ से? क्योंकि कल देर रात में जो हुआ वो पाकिस्तान के लिए वाकई कल्पना से परे था। विकास, आपके इनपुट्स क्या कहते हैं? बिल्कुल लावनी जी, देखिए आपने अभी आज जो बयान चलाया अभी उनकी संसद का और खासतौर पर उनके सांसदों का, बड़े हास्यास्पद है। मुझे लगता है कि शौर्य, शक्ति और सामर्थ्य का उनका जो पतन हुआ है उससे कहीं ज्यादा वैचारिक पतन पाकिस्तान में नजर आता है। सांसद ये उनके जो ऑफिशियल, जब बड़े पदों पर बैठे जो जिम्मेदार हैं, अगर वो ये कहें कि हमने हमला इसलिए नहीं किया या हमने जो अपना एयर सिस्टम है इसलिए चालू नहीं किया कि हमारी लोकेशन लीक हो जाती, अब इससे ज्यादा वैचारिक पतन क्या होगा? अरे हमारे पास लोकेशंस थी तभी हमने ड्रोन अटैक किया है। इस एक पहला ये बयान आया। दूसरा ये बयान उनकी तरफ से आया कि जब एक विदेशी पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि आपके पास क्या प्रूफ है कि भारत ने हमला किया है, तो
तो वो कहते नजर आए कि टेक्नोलॉजी, आप सोशल मीडिया पर देख लीजिए कितने सारे वीडियोस आ रहे हैं, जिस देश का रक्षा मंत्री संसद में और टीवी पर बैठकर ऑफिशियल कहे कि सोशल मीडिया देख लीजिए, इससे ज्यादा वैचारिक पतन पाकिस्तान का नहीं हो सकता। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज जरा जल्दी से फ्लैश कीजिए। बहुत बड़ी खबर है ये, पाकिस्तान को एक और झटका लग गया है। सिंधु समझौते पर पाक को बड़ा झटका है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की मदद से पल्ला झाड़ लिया है और यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। सिंधु समझौते पर मदद से इंकार कर दिया है। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। अब लीजिए, पाकिस्तान जिस तरीके से ऐंठ रहा था, रस्सी जल गई थी, ऐठन नहीं गई थी, लेकिन अब शायद वो ऐठन भी खत्म होगी, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को आईना दिखाया, सीधे तौर पर पाकिस्तान की मदद से पल्ला झाड़ लिया है। ये बहुत बड़ी खबर हो जाती है। ऐसे में पुष्कर जी, ये कितना बड़ा प्रहार माना जाए। बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उम्मीद एक एक करके टूट रही है पाकिस्तान की। जल्दी से इस पर क्विक रिएक्शन पुष्कर जी। बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज आपने बताई है, बहुत ही सुखद न्यूज मेरे कानों में पड़ी है और ये बहुत बड़ा एक सिग्नलिंग है। देखिए, ये सिग्नलिंग होती है, इस सिग्नलिंग है कि वर्ल्ड की जो एंटाइटीज हैं, जो पूरे वर्ल्ड को चलाने वाली जो एजेंसीज हैं, वो भी अब पाकिस्तान के खिलाफ हैं और ये हमारी डिप्लोमेसी की, हमारी सरकार की बहुत बड़ी जीत है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी न्यूज है ये जो आप आज ने आपके चैनल ने बताई है। बिल्कुल, तो क्या ऐसे अब मान लिया जाए कि FATF में जो नेक्स्ट मंथ मीटिंग होने वाली है, उसमें ग्रे लिस्ट का रास्ता खुलता जा रहा है धीरे धीरे पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। अरे मुझे तो लगता है कि अगर, जैसा मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान दुस्साहस करे, मुझे तो लगता है कि अगर पाकिस्तान ऐसा दुस्साहस करता है तो पाकिस्तान एज ए एंटाइटी, एज ए कंट्री वहां पर अगले महीने जा ही नहीं पाएगा और आप देखेंगे कि इसकी ज्योग्राफी, पॉलिटी अगले महीने तक पूरी चेंज हो चुकी। मैं लावनी जी एक जस्ट 30 सेकंड लेना चाहूंगा। आपने जो प्रश्न पहले पूछा था कि क्या आज कुछ उम्मीद है, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था वो। देखिए, आज जुम्मा है और इनके यहाँ जो फौज है, इनकी सरकार है, वो मुल्ला मौलाना चलाते हैं, तो ऐसा निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि ये आज कुछ दुस्साहस करेंगे। लेकिन वो दुस्साहस अगर छोटे स्तर का होगा तो ठीक है, उसका मुंहतोड़ जवाब दे ही दिया जाएगा। अगर इनका आज का दुस्साहस बड़े स्तर का हुआ, कल की तरह हुआ जो इन्होंने हमारे सिविलियंस को टारगेट किया, तो आप ये मान के रखिए कि अगले दिन यानी कि कल की तारीख में पाकिस्तान कम से कम बलूचिस्तान की तरफ से तो अलग हो जाएगा। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। इनके लिए जुम्मा है, लेकिन वो भूल गए हैं कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर है और हमारे लिए शुक्रवार का दिन शक्ति का दिन होता है। और जब शक्ति बोलती है तो उसकी जो बड़ी तस्वीर है वो पाकिस्तान ने कल देख ली है। तो जुमे की नमाज तो अब निकल चुकी है, अब सिर्फ शक्ति का समय है और वो शक्ति और ताकत नजर आ रही है। सर, मुझे पल्ला झाड़ लिया है, कोई मदद नहीं करने वाला है, तो ये पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा तगड़ा झटका है और इस झटके से पाकिस्तान कैसे उभरेगा ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन विकास, क्योंकि जिस मुद्दे पर हम लगातार बात कर रहे हैं, हमें सतर्क रहने की जरूरत है। हम जो दुश्मन हमारे सामने है, उस दुश्मन के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं और इसीलिए अभी तक गार्ड ऑफ नहीं किया गया है। हमारी सेनाएं अभी भी, मुझे कहना चाहिए कि चैप्टर 3 ओपन हुआ है। ये लोग कह रहे हैं फाइल्स बदल रही है, मैं कह रही हूं फाइल्स तो अभी बदली नहीं है, फाइल तो एक ही चल रही है और उसी फाइल के सिर्फ चैप्टर्स बदल रहे हैं। लेकिन अभी जो बड़ी खबर आई, वर्ल्ड बैंक अगर पल्ला झाड़ लेता है तो ये पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी मुसीबत होगी। क्या इसके बाद पाकिस्तान रुकने की सोचेगा या अभी उसके पास कुछ बैकअप है? विकास, देखिए, बिल्कुल लावनी जी, कल जिस तरह से भारत ने करारा जवाब दिया है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान अब फिर हरकत करेगा, लेकिन उसकी कोई नियत का भरोसा है नहीं। आज सुबह 6:23 पर उसके बाद से अभी शेलिंग बॉर्डर पर बिल्कुल नहीं है, गोलीबारी रुकी हुई है। दोपहर के 2 बजे के आसपास 10 से 12 मिनट की गोलीबारी की खबरें आई थी, लेकिन उसके बाद से लेकर अभी तक, जबकि 6 से ज्यादा बजे का समय हो गया है, एकदम शांति बॉर्डर पे नजर आ रही है। हल्की फुल्की फायरिंग की खबरें भी फिलहाल नहीं है, लेकिन चूंकि अब शाम ढल रही है और अब कल हमने जो देखा था, खबरें इसी समय से चढ़ना शुरू हुई थी। देर शाम उसने ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से जम्मू कश्मीर में, कश्मीर की अगर हम बात करें तो श्रीनगर के तमाम स्कूल्स को कल के लिए बंद कर दिया गया है और पंजाब और साथ ही राजस्थान के जो बॉर्डर वाले इलाकों में आर्मी बेस कैंप हैं या फिर और जो आर्मी के कंटेनमेंट जोन जो हैं, वहां पर अभी थोड़ा सा अलर्ट जारी किया गया है और पंजाब में खासतौर पर 3 से 4 शहरों में अलर्ट है। आर्मी पूरी तरह से मुस्तैद है और
बाजार जो है, हम अगर बात करें चंडीगढ़ की या पंजाब के कई शहरों में आज बाजार जो है 7 बजे के बाद बंद हो जाएंगे। कई शहरों में ब्लैकआउट वो समय के हिसाब से होगा जो अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट आए, अगर जरूरत पड़ी तो ब्लैकआउट किया जाएगा। फिलहाल यही खबर है, बाकी सेना तैयार है और आप और हम भी तैयार हैं। हम सभी तैयार हैं, मुझे कहना चाहिए कि हम सभी तैयार हैं, क्योंकि पूरा देश कल सोया नहीं था, पूरा देश जाग रहा था, अपनी सेना का मनोबल बन रहा था, और उसी मनोबल का बड़ा जो असर था वो ये था कि पाकिस्तान आज पस्त नजर आ रहा है। लेकिन पुष्कल जी, जैसा कि आपने भी कहा, विकास भी कह रहे, और हम सब जानते हैं कि हमारे सामने एक ऐसा दुश्मन है जिसकी नियत का कुछ पता नहीं है, लेकिन हमारी नीति का हमें पता है और उसकी नियति के बारे में हमें पता है। उसके पास ना तो नीति है और ना ही उसे अपनी नियति के बारे में पता है। लेकिन हम जिस नीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नो मर्सी फॉर टेरर, नो मर्सी फॉर दोज जो सीधे तौर पर इस टेरर के बेस बनते हो। अब जब एक के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के साथ भारत आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान की कमर टूट रही है। लेकिन अभी एक और बड़ी खबर आ रही है, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अभी गीदड़ भपकियां देने से बाज नहीं आया है। बड़ी खबर ये कह रही है कि अभी भी वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई अभी रुक जाइए, हम जवाब देने को तैयार हैं। विकास कुछ कहना चाहते हैं, शायद बताइए जल्दी से। बिल्कुल, देखिए इस समय जब आप ये बात कह रही है, इसी समय मेरे सामने स्क्रीन पर एक ब्रेकिंग फ्लैश हो रही है। उरी सेक्टर में अभी सायरन बजना शुरू हुए हैं और कुछ जगह खबर है गोलाबारी की भी उरी से। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अभी तक जो शांति थी, सुबह से दोपहर में थोड़ी गोलीबारी देखी गई थी, लेकिन उसके बाद उरी सेक्टर में अभी सायरन बजना शुरू हुए हैं और गोलाबारी की भी खबर मेरे पास आ रही है। लाभनी जी, ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और जवाबी कार्रवाई सेना की तरफ से दी जा रही है। ये बड़ी कार्रवाई अब सेना एक बार फिर उरी सेक्टर से ये खबर हमारे पास है। तो उरी से देखिए शुरुआत हो चुकी है और हमने कहा था कि जैसे जैसे शाम ढलेगी पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से नापाक हरकतें शुरू होगी। उरी में ही आज अगर देखें तो एलजी मनोज सिन्हा भी वहां पहुंचे हुए थे, उन्होंने पूरा जायजा लिया था आज खास तौर से। और उरी और पुंछ के इलाके, खासतौर से पुष्कर जी, पुंछ और उरी के इलाके थे जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। और वहीं पर एक बार फिर से जैसा कि विकास अभी बता रहे हैं कि गोलीबारी की खबर आ रही है, लेकिन मोर्चा हमारी सेना ने संभाल लिया है। पुष्कर जी, देखिए, हम उनकी एनिमी आर्टिलरी के रेंज में सारे एरियाज आते हैं और यहाँ की पिक्यूलरिटी है कि यहाँ भारी संख्या में सशस्त्र सेनाएं यानी फौज अवेलेबल रहती है। तो उरी और पुंछ के जो नागरिक हैं, चूंकि हमारी भारतीय सेनाओं ने पिछले 10-12 सालों में एक बहुत अच्छी रेपो बना ली है लोकल्स के साथ, तो वहाँ के लोकल्स भी भारतीय सेना का साथ देते हैं। तो ये एक तरीके से प्यूनिटिव कर रहे हैं, ये पनिश कर रहे हैं उन लोकल्स को, उन बेचारे सिविलियंस को जो अपनी सेना और अपनी सरकार यानी भारत की सेना, सबसे बड़ी बात तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो देखनी चाहिए कि क्या कहा था मुल्ला मुनीर ने कि कश्मीर हमारे लिए जगलर वेन है। अब आप देखिए कि जिसको आप जगलर वेन बता रहे हैं, जिसको कह रहे हैं कि वो हमारा है, हमारे हैं वहां के लोग, आप उन्हीं को ही निशाना बना रहे हैं। तो खुद समझ लेना चाहिए कि उनकी नीयत क्या कहती है, उनकी नीति क्या कहती है। खास तौर से उसी कश्मीर के सिविलियंस को ही अगर निशाना बनाया जाए तो पाकिस्तान किस तरह से बेनकाब हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। पुष्कर जी, देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान का टेररिस्तान जो नाम दिया गया है, आज भाषाएं अलग अलग हो सकती है विभिन्न देशों की, लेकिन हर देश इसे टेररिस्तान मान रहा है। और जहां तक ये बात है कि पाकिस्तान कश्मीरी यानी हमारे कश्मीर के लोगों की नहीं सोच रहा है, पाकिस्तान तो अपने अंदर की नहीं सोच रहा है। बलूचों के साथ उनके मानव अंग बेच रहा है, सिंधियों के मानव अंग बेच रहा है, पश्तूनों के साथ अन्याय कर रहा है, उनकी बहु बेटियों के साथ अत्याचार कर रहा है। तो पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है और पाकिस्तान के इस टेररिस्ट स्टेट के रूप को अब पूरी दुनिया ये बात समझ गई है। और शेलिंग जो उरी में हुई हो रही है, पुंछ में हो रही है, इसकी आप चिंता मत करें। जो एनिमी आर्टिलरी बेसेस हैं जहां से वो शेलिंग कर रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि कल सुबह तक वो सारे बेस नेस्तनाबूद कर दिए जाएंगे। और कल जब मीटिंग होगी तो उस मीटिंग में बताया जाएगा कि हमने पाकिस्तान के उरी और पुंछ सेक्टर के अगेंस्ट कितने बेस तबाह किए। ठीक है, हमने कितने बेस तबाह किए बहुत जल्द पता चल जाएगा। विकास, ठीक है, हम अपनी तरफ से तैयार हैं, लेकिन क्या आपके पास कोई ऐसा इनपुट है पाकिस्तान में आखिर इस वक्त क्या चल रहा है, खासतौर से वहां की मीडिया क्या कहने का प्रयास कर रही है, किस तरीके की परिस्थिति, जो खबरें आ रही हैं? हाँ। जी,
लावनी जी, साउथ उरी सेक्टर जो है वहां पर अभी तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी है, जो हमारे पास अभी प्रारंभिक खबरें आ रही हैं, और पूरे उरी सेक्टर में सायरन बजाना शुरू कर दिए हैं और जवाबी कार्रवाई सेना की तरफ से की जा रही है। आज का दिन इसलिए भी सेंसिटिव हो जाता है, जो भी बात की गई है, चूंकि आज जुमा है, शुक्रवार है, और जुमे के दिन इस तरह की जवाबी कार्रवाई हम एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन हम पाकिस्तानियों से और उनकी सेना से, मुल्ला मुनीर से ये कहना चाहेंगे कि कल दिन है शनिवार, और शनि अगर किसी की तरफ बुरी नजर से देख ले तो जुमे पे, हर जुमे पे भारी होगा, इसलिए अब भी संभल जाइए। बिल्कुल आपने सही कहा, हमारे लिए तो हर दिन शक्ति का है, सनातन का है, और यही वजह रही कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि शुरुआत हनुमान जी ने की है, उनके आदर्शों से हमने शुरुआत की है, फिर देखिए आगे होता है क्या, आगे आगे। लेकिन इतना जरूर है, एक बार फिर से हम सभी से ये अपील करते हैं, जो बॉर्डर एरियाज हैं खासतौर से वहां के लोगों से हम ये अपील करते हैं कि सतर्कता बनाकर रखिए, अपने आप को स्वयं सुरक्षित रखिए, और सरकार और प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइंस दी जा रही हैं उनको फॉलो कीजिए, क्योंकि वो आपकी सुरक्षा के लिए है। हम सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो तंत्र तभी मजबूत होता है जब उसमें लोक की शक्ति मिलती है, और यही हमने अभी तक 22 तारीख के बाद से आज तक की जो कार्रवाई हुई है उसमें उसी तंत्र को लोक के साथ मजबूत होते हुए देखा है। समय रण क्षेत्र को खत्म करने का हो रहा है, लेकिन यहां पर कवरेज लगातार जारी रहेगी। चलते चलते पुष्कल जी, जल्दी से मैं आपसे एक कमेंट जरूर अब चाहती हूं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर, खासतौर से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को हमने कई स्तर पर बेनकाब कर दिया है। प्रमाण है, साक्ष्य है, तथ्य है, सबूत है, जो ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि पाकिस्तान सिर्फ टेरर को पालता है, वो सिर्फ टेररिस्तान है। लेकिन क्या अब भी आपको लगता है कि अभी भी हमारे पास एक चैलेंज है पूरी तरह से पाकिस्तान को एक टेररिस्ट राष्ट्र घोषित करवाने के लिए? क्योंकि दुनिया के जो देश है वो कह तो रहे हैं कि आतंक के विरुद्ध युद्ध में हम भारत के साथ हैं, लेकिन क्या अब खुलकर यह घोषित कर दिया जाएगा कि पाकिस्तान टेररिस्तान है? पुष्कल द्विवेदी जी, मुझे लगता है कि इसमें चैलेंज है, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी हमें मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, और मुझे लगता है खुल के, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स डिप्लोमेसी में वो कहते हैं ना कि जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो, तो हर देश ये सोचता है कि एक लेवल तक जाता है। मुझे नहीं लगता कि खुल के टेररिस्तान अभी घोषित होगा, लेकिन हाँ, वो इन प्रिंसिपल अप्रूवल एक चीज होती है, वो हो जाएगी कि ये टेरर को प्रश्रय देता है। बिल्कुल, और ऐसे में पाकिस्तान के लिए आने वाला समय बहुत मुसीबत भरा होने वाला है। थैंक यू सो मच पुष्कल जी, और थैंक यू विकास, आप हमारे साथ जुड़े, आलोक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। कुल मिलाकर रण क्षेत्र, ये रण क्षेत्र बन चुका है।